हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 25 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे और शुरुआत करेंगे उसी सकारात्मक विचार के साथ जो आप में धैर्य, आपकी ऊर्जा और आप में आत्मविश्वास को जगाए रखता है। दोस्तों सफलता का पहला नियम है एकाग्रता। सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना और दाएं बाएं देखे बिना सीधे उस बिंदु तक जाना। हालांकि यही बात मैं आपको बार बार बताता हूं कि जिस प्रकार अर्जुन ने केवल एक लक्ष्य को साधा था, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए और दाएं बाएं न सोचकर केवल उसे प्राप्त करने का सभी जतन कीजिए, सभी प्रयास कीजिए, तो एक न एक दिन वो लक्ष्य आप जरूर भेद लेंगे। तो दोस्तों इसी सकारात्मक विचार के साथ आज की शुरुआत करेंगे हम करंट अफेयर की। दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ मैंने जनवरी का रिवीजन इसमें लिया हुआ है। इसकी जो करंट अफेयर की जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेट लेवल पर मिल जाती है प्रतिदिन की प्रतिदिन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की और पहली घटना देखते हैं। एसबीआई से पहली घटना है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2 नई निवेश योजनाएं शुरू की हैं। एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड और एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ, जिसका उद्देश्य निवेशकों को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में निवेश प्रदान करना है। दोनों योजनाएं बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करेंगी, जो प्रमुख पीएसयू बैंकों में निवेश करने के लिए एक विविध दृष्टिकोण प्रदान करती है। न्यू फंड ऑफर एनएफओ 17 मार्च 2025 को खुलेगा और 20 मार्च 2025 को बंद होगा। तो हाल ही में ये दोनों योजना एसबीआई ने शुरू की है, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली घटना देखते हैं। 24 मार्च को दोस्तों मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे। अब इसके बारे में जानते हैं। इसको विश्व क्षय रोग बोलते हैं, यानी टीबी। ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। टीबी गंभीर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणाम पैदा करता है, जिससे यह एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन जाती है। विश्व टीबी दिवस 2025 का विषय है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें और वितरित करें। ये इस बार की थीम है, जो मजबूत प्रतिबद्धता, बढ़े हुए निवेश और टीबी उन्मूलन रणनीतियों के प्रभावी वितरण की आवश्यकता पर जोर देता है। तो इसकी थीम आपको याद कर लेनी है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें और वितरित करें। ये इस बार का विषय रखा गया है। तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं। दोस्तों भारत के पुष्प कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र एनईआर के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ईपीईडीए ने मिजोरम से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों के पहले निर्यात की सुविधा प्रदान की है। 50 नालीदार बक्सों में 1024 कटे हुए फूलों 70 किलोग्राम से युक्त इस खेप को कोलकाता के रास्ते निर्यात किया गया है। यह पहल मिजोरम की पुष्प कृषि क्षमता को उजागर करती है, भारत के कृषि निर्यात को मजबूत करती है और महिलाओं सहित स्थानीय किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करती है। तो सीधे मिजोरम से सिंगापुर के लिए कुछ फूल भेजे गए, एंथोरियम के फूल। तो ये बड़ी चर्चा का विषय हाल ही में बना हुआ है। चलिए अगली घटना देखते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आइए डिटेल में देखते हैं। मार्च 2025 में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन में कटौती करते हुए परमाणु ऊर्जा उत्पाद का विस्तार करने की भारत की रणनीति के अनुरूप है। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना जेएनपीपी के लिए भी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनने वाला है। फ्रांसीसी हितधारकों के साथ समझौते में बदलाव और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण परियोजना में देरी हुई है, जो दिसंबर 2022 में समाप्त हो गई थी। तो ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अगली घटना देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए बायोसारथी पहल शुरू की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने शुरू की है बायोसारथी पहल। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच और व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करने के लिए बायोसारथी पहल शुरू की है। बायोसारथी पहल का अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया। यह समारोह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के 13वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मंत्री ने कहा, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 भी जारी की गई है इसी के तहत। चलिए आगे बढ़कर अगली घटनाएं देखते हैं। और अगली घटनाएं काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है, क्योंकि पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी। अब आपको पता है आम आदमी की सरकार पंजाब में है। आइए जान लेते हैं, इसको डिटेल वाइज देखते हैं। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया। यह जानकारी पंजाब सरकार की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दी है। इस अग्रणी पहल से पंजाब विधानसभा की कार्यवाही बधिरता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुलभ हो सकेगी और उन्हें सरकारी नीतियों, विधायी चर्चाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के पारंपरिक अभिभाषण को सांकेतिक भाषा में प्रकाशित किया गया। सदन की विधायी कार्यवाही के महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रसारित करने की पहल राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की थी। मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत यह कदम उठाया है। अधिनियम के धारा 40 में सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचार प्रणाली सुलभ बनाने का प्रावधान बनाता है। तो इसी को देखते हुए पंजाब की विधानसभा सांकेतिक भाषा प्रस्तुत करने वाली पहली विधानसभा बनी है। गोवा सिग्मा महोत्सव आप जानते हैं गोवा में मनाते हैं। आइए जानते हैं। गोवा में इन दिनों पारंपरिक सिग्मा महोत्सव की धूम मची हुई है। 2 सप्ताह तक चलने वाला है भव्य सांस्कृतिक उत्सव 15 मार्च से शुरू हुआ था और 29 मार्च तक संपन्न होगा। यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान रंग बिरंगी झांकियों, लोक नृत्यों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाता है जो गोवा की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। सिग्मा महोत्सव, जिसे स्थानीय भाषा में सिग्मोत्सव कहा जाता है, गोवा के हिंदू समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। यह फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। तो सिग्मा महोत्सव गोवा में मनाया जाता है बसंत ऋतु की आगमन पर। अगली घटना देखते हैं। आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए UIDAI ने सर्वम AI के साथ साझेदारी की है। अभी जानते हैं सर्वम AI क्या है। मार्च 2025 में नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों के लिए आधार प्रणाली की उपयोगकर्ता मित्रता, सुरक्षा और पहुंच को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु कर्नाटक स्थित सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वम AI एक स्वदेशी फुल स्टैक जेनेरेटिव AI कंपनी के साथ साझेदारी की। इस सहयोग का उद्देश्य AI संचालित वॉइस इंटरेक्शन, धोखाधड़ी का पता लगाना है और बहुभाषी समर्थन प्रदान करना है। तो हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सर्वम आर्टिफिशियल के साथ साझेदारी की है। अगली घटना देखते हैं दोस्तों। NIPL ने UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए सिंगापुर के हिटपे के साथ साझेदारी की है। यानी NPL ने UPI का भुगतान सक्षम करने के लिए हिटपे, यानी हिटपे कहाँ का है, ये आपका सिंगापुर का है। 19 मार्च 2025 को मुंबई महाराष्ट्र स्थित NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL, जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, ने सिंगापुर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI भुगतान की सुविधा के लिए सिंगापुर स्थित हिटपे, जो कि एक पूर्ण स्टैक भुगतान अवसंरचना फर्म है, के साथ साझेदारी की है। भारतीय यात्री अब पर्यटक स्थलों, रेस्तरां और दुकानों पर UPI क्विक रिस्पॉन्स QR कोड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। सिंगापुर में 12,000 से अधिक व्यापारी UPI स्वीकार कर चुके हैं और यह 2023 में सीमा पार लेन देन UPI पे नाउ
के लॉन्च के बाद सिंगापुर NIPL की दूसरी साझेदारी है। ये बात आपको याद रखनी है। अगली घटना देखते हैं। भारत की परिणीति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वोल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीता है। इनका नाम दोस्तों याद रखना है आपको, परिणीति नायक। इन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वोल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीता है। ये हैं परिणीति नायक। आइए जानते हैं इनके बारे में। तुर्की के अंताल्या में भारत की परिणीति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वोल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। 2 बार की एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता परिणीति ने कल शाम 13.417 का स्कोर बनाकर विश्व कप में अपना पहला पदक प्राप्त किया। अमेरिका की जैला हैक के 13.667 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक और अमेरिका की ही क्लेयर पीज ने 13.567 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। तो ऐसी ही प्रतियोगिता कई बार एग्जाम में आती हैं जिनको हमें दूरों दूर कानों कान खबर भी नहीं होती। हम अक्सर मोटी मोटी खबर खेल जगत की पढ़ जाते हैं और उनमें से कोई प्रश्न नहीं आता है। आइए अब देखते हैं रिवीजन। और रिवीजन में मैंने जनवरी चलाया हुआ है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना आपको पता है राजस्थान में मध्य प्रदेश सरकार के बीच आयोजित हो गई। जुलाई में ये चली थी 2024 में 72,000 करोड़ रुपए की लागत में। चर्चा में थी कुछ दिन पहले, इसलिए मैंने बताई है। भारतीय अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अपना देश भारत। चेजर और टारगेट नामक 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया के साथ ये भारत ने ये कारनामा हासिल किया है। 8वां वेतन आयोग गठित किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात वेतन लाया जाता है। ये 1 जनवरी 2026 में लागू होगा। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में डिजिटल कौशल के लिए भारत को किस स्थान पर रखा गया? दूसरे स्थान पर। कनाडा और जर्मनी से आगे, क्योंकि कनाडा और जर्मनी एक तरीके से तीसरे स्थान पर बोल सकते हैं। दूसरे स्थान पर कनाडा है और जर्मनी उससे आगे। तो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में डिजिटल कौशल के लिए भारत को किस स्थान पर रखा गया है? दूसरे स्थान पर रखा गया है, क्योंकि कनाडा और जर्मनी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। भारतीय टीम के नए बैटिंग कोच आपको पता होना चाहिए। सितांशु कोटक बने हैं। हेड कोच गौतम गंभीर हैं। बॉलिंग कोच मोर्ने मोरकल हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। लगभग 430 मैच उन्होंने खेल लिए हैं। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। भार्गवास्त्र ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम परीक्षण है, जो कि ओडिशा में ये प्रक्षेपण किया गया था। भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च, ये स्टार्टअप इंडिया के 9वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया। और अंतिम प्रश्न रिवीजन का देखते हैं। मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन जिसका नाम रखा गया है, विद्यार्थियों के लिए स्कूल कॉलेज में ही बनेगा पासपोर्ट। कोटा में ओम बिड़ला द्वारा श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस के स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत ही शुरू किया गया। यानी स्कूल कॉलेजों में ही ये पासपोर्ट बनेगा। इस सुविधा को चलाया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला जी द्वारा। तो दोस्तों ये था रिवीजन जनवरी का। और ऐसे ही प्रतिदिन मैं रिवीजन करा रहा हूँ। जनवरी, फिर फरवरी करेंगे, फिर मार्च करेंगे। ऐसे ही प्रतिदिन पिछला कुछ रिवीजन हम कराते हैं। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस पर पूरी जी जान लगा दीजिए और मेहनत करके अपना लक्ष्य हासिल कीजिए। इसी के साथ आज की करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।